क्या आप किसी कानूनी समस्या से घिरे हुए हैं? नहीं पता कि क्या करें? क्या कहता है कानून? क्या है आपके अधिकार? कानून विशेषज्ञ बताएंगे आपको आपके अधिकारों के बारे में। समझिए कानून की बारीकियों को कानून की पाठशाला में। नमस्कार, मैं हूं ओमपाल और अलर्ट भारत न्यूज के एक स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर से आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि अलर्ट भारत न्यूज पहुंचाता है आप तक वो कहानियां, वो स्टोरीज और वो जानकारियां जो आज आपके काम की है, आज के वक्त में आपके काम की है। तो आज हम पहुंचे हैं उदयपुर के सेशन कोर्ट, और सेशन कोर्ट की बहुत खास जगह ये है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर, जहाँ पे बहुत सारी खास चीजें आपके लिए होती हैं, आपके बहुत सारे ऐसे अधिकार जिनके बारे में आप जानते नहीं हैं। आज उन तमाम अधिकारों के विषय में, तमाम कर्तव्यों के विषय में हम जानेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ है हमारे आज के खास मेहमान मिस्टर कुलदीप शर्मा जी। शर्मा जी, स्वागत है आपका अलर्ट। नमस्कार, मैं अलर्ट भारत न्यूज को सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा कि वो ऐसा कार्य कर रहे हैं कि लोगों को आमजन तक जानकारी पहुँचे जो उनके जीवन को अच्छा बनाएगी और उनको लाभ देगी और जीवन को बेहतर बना देगी। कुलदीप सर, मैं एक आम आदमी हूँ और मैं नहीं जानता हूँ कि ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है। मैं गांव में रहता हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। तो ऐसे आदमी के साथ जब कोई दिक्कत आती है, वो जेल चला जाता है या किसी तरह का केस हो गया है, लेकिन उसके पास वकील को देने के लिए फीस नहीं है, या किसी भी इसी तरह के कानूनी पचड़े में फंसता है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उनकी किस तरह से सहायता करता है? मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का बना हुआ है। उस अधिनियम की धारा 12 में बहुत सारे लोगों को पात्र बनाया गया है कि वो निःशुल्क विधिक सहायता ले सकते हैं, जिसमें कोई भी जेल में बंद व्यक्ति है, दूसरा कोई भी महिला है, कोई भी दिव्यांग है, कोई भी 18 साल से कम उम्र का किशोर है, या ऐसा व्यक्ति जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का है, किसी बाल श्रम, बेगार या मानव दुर्व्यवहार का पीड़ित है, या किसी महामारी, प्राकृतिक आपदा का पीड़ित है। इन व्यक्तियों की कोई भी आय हो, सीमा हो, ये सभी लोग उसका निःशुल्क विधिक सहायता का लाभ ले सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति भी लाभ ले सकते हैं जो इन कैटेगरी में नहीं आते, परंतु जिनकी 3 लाख रुपए वार्षिक से कम आय है। इसके लिए उन्हें यही करना होता है कि एक हमारे विधिक सेवा, निःशुल्क विधिक सेवा लेने का एक फॉर्म आपको भर के देना होता है, और अगर आप 3 लाख रुपए से कम आएगा है, उसका शपथ पत्र देना होता है। उसके आधार पर आपको निःशुल्क विधिक सहायता के लिए एक वकील अपॉइंट कर दिया जाता है, जो कि हमारे पैनल में से होते हैं, और उनको पैरवी का राइट दे दिया जाता है। उनके लिए वकालतनामा साइन करके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देता है जी। इसके साथ ही एक और चीज, जैसे आपने कहा कि आपका वकीलों का एक पैनल होता है जो इस तरह की सहायता प्रदान करते हैं लोगों को। ये जो पैनल होता है, ये इसको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नियुक्त करता है या सेशन कोर्ट नियुक्त करता है, और उनको किस बेसिस पे उनको कुछ सैलरी मिलती है, या क्या उनका बेसिस क्या होता है? मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उस पैनल को मंजूरी देता है। एक कमेटी बनाई जाती है उनके द्वारा, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा। तो उसमें जो क्राइटेरिया दिए हुए हैं हमारे रूल्स में, उनके आधार पर कमेटी चयन करती है और उन नामों की अनुशंसा करती है, और फिर वहाँ वो सारे उनके डॉक्यूमेंट्स हैं और जो हमने अनुशंसा की है उसकी जाँच करने के बाद वो पैनल को अप्रूव करते हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ LADCS का सिस्टम है, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम। ये एक नया प्रयोग आया है अनोखे लाल के जजमेंट से। तो इसमें कोई भी व्यक्ति, पहले ये था कि किसी के खिलाफ मुकदमा हो गया, गिरफ्तारी हो गई, चालान पेश हो गया, तभी हम निःशुल्क विधिक सहायता के लिए वो आ पाता था। अब कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई अभियोजन शुरू हो गया है, मतलब एक्यूजिशन की कार्रवाई शुरू हुई है, जैसे FIR दर्ज हो गई, किसी के खिलाफ परवाद पेश हो गया, ऐसी स्थिति में भी वो व्यक्ति जिसके खिलाफ एक्यूजिशन या अभियोग शुरू हुआ है, वो व्यक्ति उस स्टेज से भी हमसे सहायता ले सकता है। अब हमारे, जैसा कि सवाल था कि इनको क्या मिलता है, हमारे जो पैनल एडवोकेट जो नियुक्त हो जाते हैं, उनको हर स्तर के 3 स्तर की 3 फीसें तय की हुई हैं हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्तर पर। लगभग 7,500 रुपये प्लस 1,000 रुपये जो न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुंसिफ न्यायालय जिनको कहते हैं, सिविल न्यायाधीश के न्यायालय, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के लिए 9,500 रुपये प्लस 1,000 रुपये, और सेशन केसों के लिए 13,500 प्लस 1,000 रुपये का मुकदमे खर्च की फीस हमारे द्वारा दी जा रही है। अब
LADCS में जो हमारे अधिवक्ता लगे हुए हैं उनके लिए मंथली पे का प्रावधान है, क्योंकि उनका काम केस के हिसाब से नहीं होता, क्योंकि सलाह देना भी होता है, तो वो उनके लिए मटेरियल नहीं हो पाता, तो उनके लिए फीस हमारे यहाँ मंथली फिक्स की हुई है, उनको मंथली ऑनरेरियम मिलता है और वो उसको प्राप्त करता है। जी, जैसा कि आपने कहा कि कुछ लोग जिनको इस तरह की सहायता चाहिए होती है तो उनको एक फॉर्म भरना होता है, तो जो आम आदमी है तो क्या जब उस पर कोई मुकदमा होता है तभी आके वो फॉर्म भरे तब उसको सहायता मिलती है, या एडवांस में भी कोई इस तरह की प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है? हाँ, एडवांस में भी हो सकता है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर उसके अधिकारों का हनन हुआ है और वो मुकदमा करना चाहता है, मतलब वो कार्रवाई शुरू करना चाहता है अपने अधिकारों के हनन के लिए, चाहे वादी के रूप में चाहे परवादी के रूप में, ऐसा व्यक्ति अगर धारा 12 के अंतर्गत आता है हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की, तो वो सहायता हमारे यहाँ फॉर्म भर के मुकदमिक कार्रवाई से पहले भी प्राप्त कर सकता है। सर, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, हम जैसे लोगों को भी कंफ्यूजन रहता है कि हमें लगता है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो है ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंडर आता है, तो ये इस कंफ्यूजन को प्लीज आप दूर करें, ये जो एक आम आदमी के बीच में ये जो संशय बना रहता है इसका प्लीज आप स्पष्ट कीजिए। ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, ये राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत कार्य करता है, उनके दिशा निर्देश और उनके जो आदेश होते हैं उनकी पालना में करता है, और ये इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, परंतु इसको जो भी कंट्रोल है इसका माननीय उच्च न्यायालय का होता है। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के या श्रीमान सदस्य हैं राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के, वो हर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नियंत्रण अधिकारी हैं और प्रशासनिक अधिकारी हैं। जी, कई बार ये भी प्रश्न उठता है, जैसे जिला विधिक में आते हैं तो लोगों को लगता है कि जो किशोर न्याय बोर्ड है, जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, महिलाओं के लिए जो अलग अलग डिपार्टमेंट काम करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप लोग इंस्पेक्शन पे जाते हैं तो वो सारे विभाग आपके अंडर नहीं आते, लेकिन फिर भी आप लोग इंस्पेक्शन करते हैं, तो ये इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। हाँ, ये हमारे यहाँ हर माह का एक्शन प्लान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए जारी करता है। उनमें मूल रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का वंचित वर्गों को उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनके जो अधिकार हैं उन्हें प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं, और सरकारी संस्थाएं उनके लिए कल्याण के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है या नहीं कर रही है, इसके आधार पर वो मनाता है। जैसे कि हमारे यहाँ जेल में बंदियों के अधिकारों के लिए उनको अच्छा खाना मिल रहा है, उनके लिए पानी की सुविधाएं, मनोरंजन के साधन हैं, फॉर्म जो उनके लिए अलाउ किए गए हैं, कैंटीन की सुविधा है, तो इन सभी की जांच के लिए हमारे जो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है हर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अपने एक्शन प्लान में डेट्स और निर्देश देता है, तो उसके आधार पर अपनी हर महीने हमें विजिट करनी होती है, साप्ताहिक है। अंडर ट्रायल प्रिजनर के लिए UTRC कमेटी की मीटिंग करानी होती है, जिसमें कि जिन बंदियों ने अपने अधिकतम कारावास के अभियोग में आधी सजा पूरी कर ली है और जो पात्र हैं उनको रिहा कराने के संबंध में अनुशंसा है, तो इन सारे कामों को करने के लिए निर्देश आते हैं और उसी आधार पर करते हैं। जैसे कि अब ये देखा जाए कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, निराश्रित बच्चे हैं, या जेल में बंदी हैं, या अन्य कोई व्यक्ति जो कि वंचित वर्ग से आते हैं, उनके कल्याण के लिए ध्यान देने के लिए हमें ये समय समय पर जाना पड़ता है, क्योंकि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का जो निर्देश होता है उसके लिए उनकी पालना के लिए इंस्पेक्शन उनके शेड्यूल में उनके द्वारा दिए जाते हैं मंथली रूप से, तो वो किए जाते हैं। ठीक, एक और बात मैं जानना चाहूँगा, आपने कहा कि एक एक्शन प्लान आता है और आप अलग अलग इस तरह से अगर आप विजिट करते हैं तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारा यूथ है, ऐसा लॉयर्स हैं जो LLB कर रहे हैं या कर चुके हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो जर्नलिज्म कर रहे हैं या कर चुके हैं, या टीचर्स हैं, किसी ने B.Ed किया है, कोई कर रहा है। अगर कोई, जैसे आप लोग निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं, तो ऐसे कोई आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, हमारे बहुत सारे यूथ जो है हमारे साथ कनेक्ट है, अलग भारत को देखता है, तो वो अगर अपनी सेवाएं देना चाहे तो क्या उनके लिए संभव है, वो दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। हमारे यहाँ जैसे यूथ है तो हमारे हर स्कूल कॉलेजों में हमारा लीगल लिटरेसी क्लब बने हुए हैं। ये एक्शन प्लान हम लीगल लिटरेसी क्लब्स के साथ भी शेयर करते हैं। जैसे कि हमारे पिछले मंथ में और इस मंथ में हमारे जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के लिए ड्राइव चली हुई है, क्योंकि आका तीज, पीपल पिनो, ये जो हमारे अबूज शाही का टाइम इस टाइम आता है गंगा दशहरे का, तो हमने इनके प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम चला रखे हैं। तो हमारे पास विधि के विद्यार्थी इंटर्न के रूप में भी आते हैं और हम कैंप भी लगाते हैं और उनसे लगवाते भी हैं। तो वो लोग बाल विवाह और जो भी हमारे जैसे बाल श्रम के प्रतिषेध का है, उदयपुर में काफ़ी समस्या है कि बाल श्रम में, गुजरात में बाल श्रम के लिए जाते हैं, तो इनमें अवेयरनेस लाने के लिए और इनके लिए हम लोग
जो स्वयंसेवी संगठन है या जो भी विधि के विद्यार्थी हैं या स्कूल कॉलेज के भी हैं, तो वो बाल विवाह की अवेयरनेस अपने घर में आसपास में रैली निकाल करके या पैम्पलेट बांट करके या लोगों को बता करके वो लिटरेसी क्लब के माध्यम से वो अपना अपना योगदान देते हैं। तो हमारे लीगल लिटरेसी क्लब के माध्यम से या हमारे इन कार्यक्रमों में आप सहयोग करके या इस तरह के प्रचार प्रसार करके आप हमारे साथ जुड़ करके सहयोग कर सकते हैं। जी, हमारे जैसे व्यूअर्स हैं, राजस्थान के लोगों को ठीक है पता चला कि भाई जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर में है, वो ऐसी सेवाएं देता है। अगर हमारा कोई व्यूअर गुजरात से है या कोई हरियाणा से है या पंजाब से है या महाराष्ट्र से है, तो क्या सभी राज्यों में इस तरह की सेवाएं उपलब्ध होती हैं, और अगर होती हैं तो क्या इसी नाम से होती हैं, ये जरा बताइएगा। हाँ, हर ये जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम है ये संसद का कानून है और हर राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बना हुआ है SLSA, और हर जिले में पूरे हिंदुस्तान के में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बने हुए हैं। और सेम एक्टिविटी, क्योंकि एक्ट एक ही है जिससे ये संस्थाएं काम कर रही हैं, तो समान कार्य करती हैं। वो उनका एक्शन प्लान अलग हो सकता है, लेकिन वो इस प्रकार से सहायता सभी जगह कर सकते हैं। जी, कोई ऐसी जानकारी जिसको मैं नहीं पूछ पाया हूँ और छूट गई हो इस बातचीत से, तो प्लीज़ आप बताएं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कुछ और काम भी किए जाते हैं। हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में धारा 19 में लोक अदालत का प्रावधान है। लोक अदालत के प्रावधान में हमने अभी 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया, जिसमें हमने न्यायालयों में 2000 मुकदमों का राजीनामे के जरिए फैसला कराया गया। और बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो कि लोक अदालतों में, राष्ट्रीय लोक अदालतों में किए जाते हैं। प्रीटिकेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि कोई व्यक्ति किसी के अधिकार का हनन हुआ है, वो अपने विपक्षी को एक एप्लीकेशन लगाता है हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में, और उस एप्लीकेशन के जरिए उसको नोटिस जाता है। वो व्यक्ति आता है, अगर वो स्वीकार करते हैं, दोनों राजी हो जाते हैं और राजीनामा हो जाता है, तो उसके पंचायत बना दिया जाता है उस लोक अदालत की बेंच द्वारा, और वो पंचायत सिविल कोर्ट की डिग्री की भांति एग्जीक्यूटेबल होता है, उसका प्रवर्तन कराया जा सकता है सिविल न्यायालय द्वारा। तो ऐसा काम जो बिना फीस लगे, बिना लड़ाई झगड़े के अपने विवादों का निस्तारण हमारे प्रीटिकेशन के माध्यम से होता है, तो ऐसा वो कर सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने लंबित मुकदमों का, जो राजीनामा योग्य मुकदमे हैं, कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस या सिविल मुकदमे हैं, चेक के हैं, चेक बाउंस के हैं या MACD क्लेम्स हैं, इनका निस्तारण किया जाता है। तो ऐसे पक्षकारों को तुरंत वो पैसा भी मिल जाता है, क्योंकि जो भी लोक अदालत में जो भी पंचायत पारित होते हैं, अवार्ड पारित होता है, जो भी निर्णय होता है, उसकी अपील नहीं होती है, और अपील नहीं होती है तो वो अंतिम होता है, और कोई पक्षकार हारता जीतता नहीं है, क्योंकि दोनों पक्षकार अपनी इच्छा से उस राजीनामे को करते हैं। तो दोनों की मनमर्जी मुताबिक होता है, तो कोई न लोक अदालत में हारता है न जीतता है। और उसको अगर न्यायालय में लंबित मुकदमे में अगर कोई कोर्ट फीस भी दी है, तो वो भी उसे वापस मिल जाती है। तो लोक अदालत के जरिए वो अपने मुकदमों का निस्तारण करा सकते हैं, और अधिकारों का हनन हो रहा है जिसके लिए मुकदमा करना है, उसके लिए प्रीटिकेशन का भी काम कर सकते हैं। प्रीटिकेशन के जरिए अपने मुकदमों को, हो सकता है कि कोर्ट में जाने से पहले ही दोनों पक्षकारों में समझाइश के जरिए उनके मुकदमों का कोई पंचायत बन जाए, राजीनामा हो जाए, तो उसका भी निस्तारण कर सकते हैं। आपने बताया कि जो निःशुल्क सहायता है, तो उसका प्रोसेस क्या है, ये बस बहुत संक्षिप्त में बता दीजिए ताकि आम आदमी जान पाए कि हमें यहाँ आना है, ये फॉर्म लेना है और ये सहायता हमें मिल जाएगी। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी न्यायालय में जिसमें मुकदमा चल रहा है, वहाँ हमारा हर न्यायालय में हमारा निःशुल्क विधिक सहायता का फॉर्म होता है, उसको भर के देना होता है। उसको अगर वो जो कैटेगरियाँ धारा 12 में बताई हुई हैं, अनुसूचित जाति का है, महिला है, जेल में बंद व्यक्ति है, या किशोर है, दिव्यांग है, या कोई प्राकृतिक आपदा महामारी का पीड़ित है, या बाल श्रम बेगार का मुक्त कराया गया व्यक्ति है, तो इनको सिर्फ फॉर्म भरना होता है। और जिसकी 3 लाख रुपए से वार्षिक कम वाली कैटेगरी का, उसको एक शपथ पत्र देना होता है। वो किसी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ऑफिस में, हमारा जैसे जेल में बंद व्यक्ति है तो वो जा नहीं सकता, तो हमारे जेल में भी हमने उपलब्ध करा रखे हैं और लीगल एड क्लिनिक्स चला रखे हैं, तो उनके जरिए वो फॉर्म प्राप्त करके वहाँ वर्कर जेल से भी हमें भेज सकते हैं, वो भेज देते हैं अथॉरिटी, और हम उनको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करा देते हैं। जेल में बंद जो आदमी है वो मांग कर सकता है वहाँ के अथॉरिटी से, मांग कर सकता है। ये सहायता उपलब्ध हमने जेल में लीगल एड क्लिनिक्स लगा रखे हैं, जिनमें हमारा एक बंदी जो पढ़ा लिखा होता है जेल में, अच्छे चाल चलन वाला, उसके पास फॉर्म रहते हैं, और वो हर बैरक्स में पर्टिकुलर डे में जाता है और पूछता है भाई किसी को चाहिए जी। और हम भी समय समय पे जब जाते हैं, जेल विजिट पे जाते हैं, क्योंकि हमें एक सप्ताह में एक कारागृह का निरीक्षण के निर्देश दिए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम जाते हैं, तो हम भी लोगों से पूछते हैं भाई किसी का अपील नहीं हुई हो और किसी को निःशुल्क विधिक सहायता की आवश्यकता है, तो वो बताते हैं। और हमने जो मैंने बताया कि हमारे लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम है,
हमारे लीगल एड डिफेंस काउंसिल को भी हम समय समय पे विजिट कराते हैं कि किसी बंदी को अपील के संबंध में या किसी संबंध में कोई कानून के संबंध में परेशानी है और वो अपने कानूनी अधिकारों को अगर वो प्राप्त करना चाहता है, जिनके संबंध में उसको लगता है कि उसके कानूनी अधिकार उसे वो प्राप्त नहीं हुए, तो उसके संबंध में वो विधिक सहायता उसे उपलब्ध कराते हैं। तो उनसे भी वो फॉर्म भर के दे सकता है, उनके पास भी फॉर्म होता है, तो जेल अथॉरिटीज या किसी से भी तो निःशुल्क विधिक सहायता वो प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आप निःशुल्क सेवाएं प्रदान करते हैं, बहुत बड़ा सोशल काम करते हैं, लेकिन कई बार चैलेंजेस कहीं भी आ जाते हैं, किसी भी तरह के प्रेशर आ जाते हैं, तो आपको अपने पूरे करियर में और इस तरह की सेवा कार्य में कभी किसी तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा या कोई इस तरह का प्रेशर भी, कोई पॉलिटिकल प्रेशर में कि भाई नहीं ये नहीं होगा, वहाँ छापा नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा कभी कोई चैलेंज सामना नहीं करना पड़ा? न्यायपालिका जो हमारे संविधान में स्वतंत्र बनाई गई है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई दबाव रहा हो या कोई ऐसी चीज़ रही हो, ऐसा कभी नहीं रहा। और ये हमारी संस्था स्वतंत्र रूप से काम करती है और ये लोगों को जगाने का ही काम करती है, उनका रोजगार दिलाने का काम करती है, तो ऐसा कभी नहीं रहा। मैं एक चीज़ का और जिक्र करना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि पक्षकारों के मध्य इच्छा तो होती है, जैसे दो पड़ोसी हैं झगड़ लिए, अब राजीनामा भी करना तो दोनों ही चाहते हैं, लेकिन बात शुरू कौन करे, बातचीत बंद हो गई, झगड़ा हो गया, तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास एक मध्यस्थता का भी यहाँ ऑफिस चलता है। तो हमारे यहाँ प्रशिक्षित मध्यस्थ होते हैं जो कि न्यायिक अधिकारी और अधिवक्तागण होते हैं, जिनको हमारे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ट्रेनिंग दी होती है, वो ट्रेन मीडिएटर कहलाते हैं। वो कोई भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि राजीनामा हो सकता है तो वो न्यायालय को कह सकता है, या न्यायालय का जो भी पीठासीन अधिकारी है उनको ये लगता है कि इस प्रकरण में राजीनामे की संभावना है, तो वो मध्यस्थता केंद्र को उसको रेफर कर देता है। हमारा प्रशिक्षित मध्यस्थ दोनों व्यक्तियों से हमारी वैज्ञानिक प्रक्रिया जो मध्यस्थ की उसको ट्रेनिंग के दौरान सिखाई गई है, उसके जरिए उस पर कार्रवाई करके दोनों पक्षकारों में राजीनामा कराने का, उनके समझाइश का उनका प्रयास करता है। और अगर उनमें समझाइश सफल रहती है और राजीनामा हो जाता है तो एक मध्यस्थता करार है वो लिख के दिया जाता है। मध्यस्थता करार के अनुरूप ही न्यायालय अगर लोक नीति में या लोक नीति पब्लिक पॉलिसी के अनिष्ट नहीं हो या कोई सोशल उसके नहीं हो, कानून के विपरीत नहीं हो, तो उसके अनुसार ही निर्णय पारित करता है। तो दोनों पक्षकारों की इच्छा से है और उसमें भी उसको कोर्ट फीस वगैरह की वापसी हो जाती है, तो इस तरह से वो अपने उसको प्राप्त कर सकता है उद्देश्यों को। और ऐसे मध्यस्थता केंद्र में भी बहुत सारे मुकदमों का हमारे निस्तारण होता है। चैलेंजेस की बात कर रहे थे। चैलेंजेस की बात यह है कि जिले का पूरे का संभालना होता है, एक्शन प्लान हमारे आते हैं तो पूरे जिले में इम्प्लीमेंट करने की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जिम्मेदारी होती है, तो हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज रहती है। और सबसे ज़्यादा चैलेंजेस हैं कि उदयपुर में मैं ज़्यादा चैलेंजेस मानता हूँ क्योंकि आदिवासी एरिया है या वंचित वर्ग ज़्यादा है और बाल विवाह की कुरीति है, लोग अपनी कस्टम्स के ज़्यादा जुड़े हुए हैं। मैं महसूस करता हूँ कि यहाँ पॉक्सो एक्ट के मुकदमे ज़्यादा हैं। पॉक्सो एक्ट के मुकदमे इसलिए भी ज़्यादा हैं कि पुराने ज़माने में आदिवासी कल्चर में लड़कियों को भगा ले जाने का, नाबालिग में शादी के कई सारे ऐसे चीज़ें थी जो कि वो अपनी कल्चर के हिसाब से, रीति रिवाजों के हिसाब से सही मानते हैं और वो उन कार्यों को कर देते हैं और उन कार्यों को कर देते हैं। अपराध का उनको पता नहीं होता है, लेकिन बाद में पता लगता है तो कानून में उनके इस आधार पे कोई छूट प्राप्त नहीं है कि उसे कानून का ज्ञान नहीं था और वो इस अज्ञान के कानून की न जानकारी नहीं होने के कारण वो बच नहीं पाता और उसको अभियोजन का और सजा, कारावास आदि जो दंड है उस अपराध के लिए उसे भुगतने पड़ते हैं। तो उनके लिए अवेयरनेस चलाना और पूरा जिला बड़ा होने के कारण यहाँ बाल श्रम की समस्या, ड्रॉप आउट की समस्या, बच्चों का जो अनामांकित रहना और ये, तो ये काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। एक जैसे पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कोविड व्यक्ति थे जिनकी डेथ हुई थी, उनको मुआवजे के संबंध में कार्रवाई कराई थी। तो उदयपुर में ये भी एक चैलेंज था कि 6 मेडिकल कॉलेज थे और हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा थे। राजस्थान में जयपुर के बाद जो सबसे ज़्यादा कोविड की डेथ अगर रिकॉर्ड की गई तो वो उदयपुर में की गई। तो उनके लिए उनको ढूंढना, उनसे संपर्क करना, उनको मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया में सहायता करना, किसी की कोई कमी है तो उसके बारे में बताना, उसकी पूर्ति कराना, तो ऐसे करके हमने बहुत सारे लोगों को करीबन 9,5-10 हज़ार लोगों को जो कंपनसेशन था जो राज्य सरकार द्वारा एक्स ग्रेशिया दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, उसको दिलाने में मदद की। तो ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा था, काफ़ी बड़े चैलेंजेस रहे जिनके साथ विभागों के साथ काम करना, क्योंकि अन्य विभागों के पास अपने भी कार्य हैं और हम हमारे एक्शन प्लान के हिसाब से
जो हमारे उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट्स हैं, हमारा राजस्थान उच्च न्यायालय या हमारा जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण या जो भी हमारा राज्य विधिक सेवा, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, जो भी निर्देश देते हैं उनकी पालना कराने के लिए काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ता है और ये हमारे चैलेंजेस हैं। लेकिन हमारे विभाग की पूरी कोशिश यही रहती है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वंचित वर्ग के लोगों को उनके अधिकार दें। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सर, आप सेवा का कार्य कर रहे हैं। अलर्ट भारत न्यूज़ किसी तरह की आपकी सहायता कर सकता है आपके इन विषयों के प्रचार प्रसार में, आपके मैसेजेस को आम जनता तक पहुंचाने में। अगर हम कोई काम आ पाए तो प्लीज़ आप ज़रूर हमारे चैनल के माध्यम से हमारे यूथ को और जो आम आदमी है उसको मैसेज दे सकते हैं। मैं अलर्ट भारत न्यूज़ के माध्यम से यही कहना चाहूँगा व्यूअर्स को कि उदयपुर में जो हमारे सामाजिक कुरीतियाँ हैं और जो हमारे ऊपर कलंक की तरह हैं, सोशल इविल्स हैं, जैसे कि बाल विवाह, हम बाल विवाह है, कन्या भ्रूण हत्या है और जो बच्चों को न पढ़ा करके बाल श्रम के लिए हमारे भेज देना, इन सारी चीज़ों को ना करें। और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि पॉक्सो एक्ट का मामले हैं जिनमें कि वो नाबालिग लड़कियों से विवाह कर लेते हैं, भगा के ले जाते हैं या उनसे शारीरिक संबंध स्थापित कर लेते हैं, चाहे उनकी सहमति रही हो। कानून में नाबालिग की शारीरिक संबंध की सहमति का कोई मतलब नहीं है। आप उसमें अगर ऐसा करेंगे और ये अगर न्यायालय में साबित हो जाएगा तो आपको कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है उसमें, तो उससे रहेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि कानूनों की पालना करें, बालिग लड़की से ही विवाह करें, उससे शारीरिक संबंध स्थापित करें। जो भी है, आप पॉक्सो एक्ट के दायरे में आएंगे तो आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कानून बहुत कठोर कानून है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन एक्ट के बारे में बताया जाए कि बाल विवाह नहीं करें या जो भी ये अपराध है नाबालिग बच्चों के साथ वो ना करें, जिससे कि ये मुकदमे जो आ रहे हैं जानकारी के अभाव में या किसी कारण से वो ना आवे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब। तो ये थे हमारे साथ कुलदीप शर्मा जी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदरणीय जज साहब हमारे साथ आज जुड़े और बहुत सारी आवश्यक जानकारियां आपके साथ उन्होंने साझा की। तो हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं सर आपका और धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का कि आप निरंतर अलर्ट भारत न्यूज़ के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि अलर्ट भारत न्यूज़ है आपका भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जीत। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आगे और बहुत सारी जानकारियों के साथ अलर्ट भारत न्यूज़ आपके बीच आता रहेगा। नमस्कार। क्या आप किसी कानूनी समस्या से घिरे हुए हैं? नहीं पता कि क्या करें? क्या कहता है कानून? क्या है आपके अधिकार? कानून विशेषज्ञ बताएंगे आपको आपके अधिकारों के बारे में। समझिए कानून की बारीकियों को कानून की पाठशाला में।